हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। देखो, जैसा कि आप देख रहे होगे कि DT+B की 20,000 पदों पे नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं करंटली DT+B PRT की तैयारी कर रही हूँ। 2 महीने से मैं तैयारी कर रही हूँ। 2 महीने से मैं स्टडी ब्लॉग भी डाल रही हूँ, आप देख भी रहे होगे। तो अगर हम टारगेट लेके चलें, हमारा सिलेबस फरवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो मेरा टारगेट है। कितनी फरवरी तक मैं ऑल सब्जेक्ट का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मंथ है हमारे पास, अगर आज से भी लगाया जाए। तो आप भी मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। मैं करंटली DT+B PRT की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो, पार्ट ए सबके लिए कॉमन होता है। तो सबसे पहले मैं पार्ट ए के बारे में बता रही हूँ, मैं कैसे कैसे पढ़ूँ। पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। मैथ का जो सिलेबस रहता है, देखो ये सब देख सकते हो, नंबर सिस्टम। जैसे मैंने 2 मॉक टेस्ट भी दिए हैं। एक फर्स्ट जो मैं मॉक टेस्ट दिया था, मेरे उसमें 150 मार्क्स थे, आप देख सकते हो। मैंने डे 21 पे फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था। कैसे अटैम्प्ट, मैंने उसमें बताया भी था आप कैसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करो। तो जो मैंने उसको एनालाइज़ किया कि नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2। मेरी सीरीज़ में एलसीएम और एचसीएफ से नहीं थे, लेकिन आते हैं इनसे भी क्वेश्चन। मेरी सीरीज़ में नहीं थे, तो यहाँ मैंने नंबर नहीं लिखे। परसेंटेज में 1 क्वेश्चन था, प्रॉफिट और लॉस का 1 से 2 क्वेश्चन थे। सीआई और एसआई, देखो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों से 1 क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से भी और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी। रेशियो और प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन था। मिक्सर एलिगेशन से आता है, बट मेरी सीरीज़ में नहीं थे। एवरेज से 1 क्वेश्चन था। टाइमर वर्क से 1 क्वेश्चन था, या तो टाइमर वर्क से आएगा, पाइप से। बोट और स्टीम से 1 क्वेश्चन था। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था। और मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो भी 2D और 3D से। और DI जो तुम्हारा होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, उससे 2 से 3 क्वेश्चन थे। और जब मैं कहाँ से तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने कई बार बताया, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखते होगे, मैंने गगन प्रताप सर का बैच ले रखा है, वो भी करियर विल का बैच। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने बैच इसलिए लिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि बैच लेने से ना मैं कहीं भटकूंगी नहीं। और वहाँ पे जो सर बताता है, उन्होंने जो शीट प्रोवाइड करी है, उससे मैं प्रीवियस ईयर लगा लेती हूँ। और वो अगर सर मतलब गगन प्रताप सर सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं, तो हमारा सफिशेंट है अगर हम इनसे पढ़ लेते हैं तो ये तो सारे टॉपिक हैं, और ये आपको कंप्लीट करना है। अब ये करने भी कैसे हैं, यानी कि सबसे पहले नंबर सिस्टम उठा रहे हैं। हाँ, नंबर सिस्टम तुम्हारा एडवांस का है तो वो उठा सकते हो, लेकिन अगर तुम अर्थमेटिक कर रहे हो स्टार्टिंग, तो अर्थमेटिक में स्टार्टिंग परसेंटेज से ही करनी है। उनका सीरीज़ होती है कि परसेंटेज है, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट और लॉस आएगा, फिर उसका रेशो आएगा। तो मतलब इनके बने हुए परसेंटेज के बाद रेशो होगा, और रेशो के बाद प्रॉफिट और लॉस, फिर सीआई, फिर एसआई, फिर एवरेज। क्योंकि ये चैप्टर आपस में लिंक है, क्योंकि परसेंटेज का तुम सब जगह यूज़ करोगे, तो सबसे पहले परसेंटेज ही करनी है। तो अपना ये टारगेट देखो सेट करो, तुम किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन ये टारगेट करो मैथ में। देखो मैं मैथ स्टूडेंट हूँ, मेरे मैथ में भी किसी ने पूछा भी था तुम्हारे कितना था, देखो मेरे 20 में से 16 और 17 पे आके रुक रखे थे, क्योंकि पूरा मैथ में एक बार कंप्लीट कर चुकी हूँ। लेकिन 20 में से 20 टारगेट की वजह से मैंने सर का बैच लिया, क्योंकि वो क्विक कराते हैं चीज़ों को, और मैं उनसे कर दी हूँ। अभी मेरे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। वैसे मेरे टोटल ही चैप्टर कंप्लीट है, मैं एक बार पूरा एसएससी का मैथ कर चुकी हूँ, लेकिन सर की वीडियो से भी मेरे 3 ही हुए हैं। पहले मैंने कहीं और से करा था मैथ। तो अब प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। अब प्रीवियस ईयर 2 से 3 साल पुराने लगाने हैं, वो भी देखो एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के लगा लो, जीडी के लगा लो। 3 से 4 साल पुराने, सीजीएल के मत लगाना, क्योंकि सीजीएल थोड़ा लेवल हार्ड आ गया, तो इन दोनों का लगा लो तो सफिशेंट है। और ये सारे टॉपिक हो। मैथ में इसलिए बता रही हूँ, मैथ बहुत लोगों की वीक होती है। तुम्हारे 20 में से 10 नंबर आके अटक रहेगा, तुम उससे 15 तक भी तुमने स्कोर कर लिया धीरे धीरे। किसी भी टीचर से पढ़ लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। मैं गगन प्रताप सर से पढ़ रही हूँ, मैंने इनका बैच लिखा है, करियर विल का बैच परचेज कर रखा है। और इनका बैच आई थिंक 600 या 700 का था, अब मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था। मैंने को 6 महीने पहले लिया था। स्टडी व्लॉग ही मैं आज से 2 महीने से बना रही हूँ, लेकिन मैंने बैच इनका 6 महीने पहले लिया था, जब मैंने सोचा था तैयारी करूँगी। अब रीजनिंग के लिए, अब देखो रीजनिंग में सारे टॉपिक हैं, एनालॉजी, सिमिलैरिटी, रेफरेंसेस, या आप पढ़ लेना, ये सारे टॉपिक कम लिखे हुए हैं, तो वैसे 17 टॉपिक हैं। अब रीजनिंग भी मुझे आती थी, लेकिन वही है कि टाइमिंग की दिक्कत हो रही थी, तो मैंने पीयूष वास्ते सर का बैच परचेज़ कर रखा रीजनिंग के लिए। पीयूष वास्ते सर का, वो भी करियर विल पे ही पढ़ाते हैं। अगर आप सर से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो कितनी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक डायरेक्शन चैप्टर है, तुम यकीन नहीं करोगे, उन्होंने कहा था पेन और कॉपी रख दो अलग डायरेक्शन के लिए, और बिना, अब सोचो एक डायरेक्शन, एक इंसान उत्तर से मुड़ गया, पूरब में मुड़ गया, ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन के लिए, वो उन्होंने सिर्फ 20 सेकंड में करा दिए थे, बिना पेन पेपर के।
तो वहाँ से मेरी मेरी रीजनिंग कंप्लीट है। टोटल 17 टॉपिक है रीजनिंग में। तो वो यार मेरा रीजनिंग का स्कोर भी 20 से लेके 16 पे आ जाकर टकरा है अभी। अभी नहीं बढ़ रहा। मैंने 2 मॉक टेस्ट लगाए थे, दोनों में एक में 16 एक में 17 है। तो मुझे 20 तक ले जाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट और डालने पड़ेंगे। उसके लिए भी सब ये प्रिपरेशन PY को लगाओ, SSC GD के, CHSL के, या CPO के भी लगा सकते हो। SSC CPO के मिल जाएँ। और ये लगाने कहाँ से है सब पूछने का, ये टेक्स्ट बुक से लगाना है। टेक्स्ट बुक ऐप पे सब परचेज मिल कर लेना। 600 का मैंने अभी कोर्स परचेज़ किया टेक्स्ट बुक का, तो मेरा 600 का पास है पूरा कंप्लीट, जिसमें PYQ भी है। तो ये हो गए उसके लिए, रीजनिंग के लिए। अब मैं इंग्लिश की बात करूँ, देखो मेरी इंग्लिश वीक थी। मतलब मैं बिकॉज मैं UP बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो इंग्लिश मेरी अच्छी थी। ग्रामर मेरी ठीक थी, और ग्रामर मैंने करी थी KVS के टाइम पे, तरुण ग्रोवर सर से। आप कहीं से भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही इन्हीं सर से पढ़ना है, जिस भी सर से पढ़ो। और कॉम्प्रीहेंशन देखो, मेरी ग्रामर तो सुधर गई, मेरे को दिक्कत आई फिर कॉम्प्रीहेंशन में कि मैं कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करूँ। अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे होगे तो मैं डेली इंग्लिश माध्यम ऐप से कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ, डेली लगाती हूँ वो। और हाँ, सब पूछते हैं फ्री है या कॉस्ट है। देखो ये फ्री है, इसमें 4 वो आते हैं, 4 कॉम्प्रीहेंशन आता है, डेली 4 आते हैं। 4 में से एक वाला एक फ्री है, जिसमें तुम्हें 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो 50 नंबर के होते हैं। और इसमें 5 नंबर तो पहले कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं, बाहर की और सब चीज़ों के होते हैं। यहाँ से डेली प्रैक्टिस करने से तुम्हें PQ वाला से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिलिंदा ब्लैंक से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब मैंने फर्स्ट डे मॉक लगाया था, तो मेरे शायद 10 या 11 नंबर आए थे 50 में से। अब मेरे 30 से कम किसी में नहीं आ रहे, और सिर्फ मुझे 1 से 1.5 महीना हुआ है। 40 भी आ जाता है। बस वो वाली बात है कि मुझे अभी ढंग से वोकैबलरी याद नहीं है। उसके लिए वोकैब के लिए मैं नीतू सिंह से पढ़ रही हूँ। मैं वोकैब नीतू सिंह मैम की बुक है, उससे मैंने वोकैब चल रही है मेरी, अभी स्टार्टिंग चल रही है। थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ मैं, डेली 20-25 वर्ड याद कर पाती हूँ और अगर ये सब, अगर ग्रामर के लिए अगर तरुण ग्रोवर सर को फॉलो नहीं कर सकते, तो एक रानी मैम की 10 घंटे की वीडियो है, 60 ग्रामर रूल। तो डेली 1 घंटा देख लो, तो 10 दिन में तुम्हारा पूरी ग्रामर निमट जाएगी। ये भी बहुत अच्छी है। और हाँ, जो मैंने रानी मैम के, जब मैं कॉम्प्रीहेंशन लगा रही थी, तो कॉम्प्रीहेंशन लगाने में मुझे दिक्कत आई टोन में, थीम में। पता नहीं चली थी कौन सी थीम है, कौन सी टोन है, और इसका ऑथर क्या कहना चाह रहा है। तो ये मैंने रानी मैम की 2 घंटे की वीडियो थी, अगर मेरा किसी ने देखा होगा स्टडी व्लॉग, 2 घंटे की वीडियो थी। तो मैंने 2 घंटे की वीडियो मैम की देखी थी। तो उन्होंने बताया था कि टोन कैसे पता चले, थीम कैसे पता चले। रानी मैम की भी थी, सर्च करके देख लेना, टोन थीम बाय रानी मैम। तो इनकी वीडियो आ गई थी, यहाँ से मेरी टोन और थीम के क्वेश्चन अब गलत नहीं होते। अब बात करता है हिंदी के लिए। अभी मैं नहीं पढ़ रही, मतलब मेरी हिंदी ठीक है, और हिंदी मुझे लगता है सब हिंदी में अभी मेरे 20 में से बिना पढ़े भी 15 से 16 आ जाते हैं आराम से। तो थोड़ा सा मेरे को हिंदी पे अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे मैं नोटिस किया प्रायवाची थोड़े अलग अलग से आ जाते हैं, वो मैं करूँगी। वो मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक से करूँगी। एक जो मेरा क्वेश्चन हुआ था गलत सरल वाक्य का, कि बताओ कौन सा सरल है, संयुक्त वाक्य है, सरल, संयुक्त और मिश्र, इससे क्वेश्चन आ रहे थे। इससे 1 या 2 क्वेश्चन थे, तो ये भी मुझे टॉपिक करना है। तो अभी हिंदी में मेरे 15-16 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी मेरी ठीक है। और हिंदी मुझे लगता है आराम से हर कोई, अभी अगर स्टार्टिंग में पेपर भी देगा 20 में से, अभी बिना पढ़े भी कोई ना हर कोई 13 में से 14 नंबर ले आएगा। 1-2 टॉपिक मुझे करने हैं, जैसे समास करना है, तो संधि करनी है, तो वो थोड़ी गलत हो जाती है, एग्जैक्ट नहीं पता, तो हिंदी में कर लूँगी। हिंदी के लिए अभी मैं स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ रही, पर मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास, उससे पढ़ रही हूँ। और कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं ऑनलाइन किसी से भी देख लेती हूँ। ऐसा मेरा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं किससे देख रही हूँ। और इसका PYQ ऑल सारे लगाने ही लगाने हैं। अब GS की बात करें, GS का कई लोगों ने मुझसे पूछा था। देखो मेरा GS में ऐसा नहीं बहुत अच्छा स्कोर आता है, लेकिन हाँ मेरे 10 से 12 नंबर आ जाते हैं। और GS में इतने भी आ रहे हैं तो बहुत है, मतलब 20 में से 10-12 भी तुम ला रहे हो, बहुत है। अब इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक वैसा अलग से वीडियो बनाई थी, पर फिर भी मैं इसमें दिखा देती हूँ, वो वीडियो भी देख लेना आप। मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, देखो मैं ये सारे टॉपिक पढ़ रही हूँ। एंशिएंट में ये टॉपिक हैं, इन्हें इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। मिडिवल के ये हैं, मॉडर्न के ये हैं, आर्ट पॉलिटी के ये हैं, सिर्फ इन्हीं टॉपिकों को मैं पढ़ रही हूँ। इकोनॉमिक्स के ये हैं, साइंस के ये हैं, इसमें फिजिक्स के होगा, ये केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, यहाँ ये ज्योग्राफी हो गया, और ये करंट अफेयर हो गया। और इसके अलावा ये मिसलेनियस टॉपिक हो गए कुछ, इनको देख लेना आप। ये भी ज्योग्राफी के हैं, और ये भी कुछ मिसलेनियस मैंने टॉपिक लिखे थे, देख लेना आप। जो जो टॉपिक है, इन टॉपिकों को करना है। और एक साइंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंसेस से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा
आ रहे थे। तो ये सारा जीएस के लिए होगा। तो एक बार आप तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें कि जीएस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे अटैम्प्ट करने चाहिए, और सबसे पहले कौन सा टॉपिक करना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री कर लो। मॉडर्न हिस्ट्री मेरा कंप्लीट है। मेरा क्या क्या कंप्लीट है इसमें से मैं बता, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गए। एंशिएंट में जो मैंने टॉपिक लग रहे हैं कंप्लीट हो गए। मेडिवल मेरा चल रहा है अभी। बायोलॉजी के टॉपिक कंप्लीट हो गए। फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे आते हैं क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में भी थे, वो मुझे आता है। तो मेरे को कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस एक मुझे पीरियोडिक टेबल पढ़ना है क्योंकि मुझे याद नहीं है पीरियोडिक टेबल। ज्योग्राफी मेरा साथ साथ चल रहा है। कुछ टॉपिक हो गए इसमें से, कुछ रह रहे हैं। करंट अफेयर में लास्ट में पढ़ूंगी, जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं वही पढ़ूंगी। करंट अफेयर के लिए भी मैं स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ रही। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन नोटिस किया था, यहाँ बता देती हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन नोटिस किया था कि आरबीआई का क्वेश्चन था कि आरबीआई का गठन कब हुआ। तो जैसे आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था। तो इन्होंने आरबीआई को एक टॉपिक मान लिया। अगले किसी एक शिफ्ट में मैंने देखा था कि आरबीआई का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ है, तो मुंबई में है। तो फिर मैंने आरबीआई के बारे में सर्च मारा, आरबीआई के बारे में इंफॉर्मेशन, तो मैंने सब लिख लिया कि मुंबई में हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है, ठीक है। मुंबई में, इससे पहले कोलकाता में था। आरबीआई को इन्होंने टॉपिक मान लिया। इससे पहले मुंबई में था। अब गवर्नर कौन है आरबीआई का, इससे पहले कौन था, जो भी आरबीआई के बारे में थी। आरबीआई कौन से नोट छापता है, कौन सा नहीं छापता, 1 रुपये का सिक्का नोट नहीं छापता आरबीआई। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सब मैंने अब फिर 1 रुपये पे किसके हस्ताक्षर होता है, कौन इस पर हस्ताक्षर करता है, तो ये सारी चीज़ें आरबीआई को टॉपिक मान लिया। अब जैसे दिल्ली सल्तनत से इनका क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने, दिल्ली सल्तनत, अगर पता नहीं सल्तनत शायद ऐसे लिखा जाता, मतलब मैं आजकल इंग्लिश में, मतलब मैं हिंदी मीडियम से, लेकिन मैं चीज़ें इंग्लिश में पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में याद नहीं रह पाती, क्योंकि हिंदी में बहुत टफ होती है। अगर सल्तनत शायद सही लिखा है तो दिल्ली सल्तनत को इन्होंने तो पूरी दिल्ली सल्तनत मैंने कर ली। इस तरीके से मैंने पढ़ा था टॉपिक वाइज। तो जो भी टॉपिक देता है, जैसे किसी भी चीज़ का टॉपिक देते हैं तो वो मैं टॉपिक कर लेती हूँ। जैसे इन्होंने नदियों से क्वेश्चन कर पूछे तो मैंने सारी नदियाँ कर ली। अगर आप पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके बैठ जाओगे तो कभी नहीं होने की। और जैसे इन्होंने इकोनॉमिक्स में ना ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है 5 ईयर प्लान से पूछते हैं, तो मैं 5 ईयर प्लान कर चुकी हूँ कंप्लीट। उसमें टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, पहला 5 ईयर में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चौथे में क्या हुआ, तो वो सब उसका टाइम भी याद कर लो। और एक इनका फेवरेट टॉपिक है गांधी जी के ऊपर, कि गांधी जी ने कहाँ से कौन सा चंपारण कब किया, खेड़ा कब किया। इनकी टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, पहला कौन सा किया, दूसरा कब किया, तीसरा कब किया, पहले कौन सा किया, किस श्रमिकों को किस में दिया। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे कि कांग्रेस का अधिवेशन होता है INC, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे वो भी इनके इंपॉर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक है मतलब ये इनका। और जो हम स्टैटिक जी के, जैसे मेरी स्टैटिक जी के वीक है, तो स्टैटिक जी के में भी इनके कुछ टॉपिक है कि हम इससे क्वेश्चन देंगे। जैसे कि तुम्हारे नृत्य वगैरह हो गए ये सारे, तो कुछ कुछ टॉपिक मैंने कर लिया। स्ट्रैटेजी का मैंने कम पार्ट किया है क्योंकि एक तो मेन मैंने अभी ये सब किया है और मैंने आपको दिखा दिया है। वरना मेरी एक वीडियो है जीएस की तैयारी कैसे करें, वो मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है, मैं कहाँ से कर रही हूँ वो देख लेना। इसमें बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये तो जीएस के लिए होगा। ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट ए का मेरा टारगेट क्या है कि पार्ट ए में मैं अपना कितना टारगेट रखूँ। तो पार्ट ए का मेरा टारगेट है कि 100 में से 70 प्लस आने चाहिए, तब जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ये मेरा टारगेट है, 70 प्लस या 75 प्लस, तो ये मेरा टारगेट है। तो ये अब तुम्हारा क्या पूरा ओवरऑल टारगेट 150 प्लस होना चाहिए। पिछली बार मेरिट वैसे 160 पे गई थी पीआरटी की, लेकिन 150 आ जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होकर इतना हो जाता है 160 के आसपास, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो अगर हम 150 टारगेट रखेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, PYQ 3 साल पुराने, वही CPO CGL के नहीं CHSL या GD के मिल जाए, SSC GD के मिल जाए, या RRB के मिल जाए, NTPC जो हुआ था अभी वाला, ये वो साल। इसमें पार्ट ए में ये टॉपिक होगा। अब मैंने जो एक पेपर भी दिया था मैंने, इसमें देखो मैं तो तैयारी कर रही हूँ PRT की, लेकिन पार्ट ए तो सब में कॉमन आता है ना। PGT में भी आता है पार्ट ए, TGT में भी आता है, सारे यही टॉपिक हैं। तो मैंने एक TGT का टेस्ट लगा के देखा था सिर्फ पार्ट ए का, 100 नंबर का टेस्ट लगाया था। अभी 100 में से मेरे 72 या 73 नंबर आए थे। जो अभी मैंने अभी 2-3 दिन, वो मैंने स्टडी ब्लॉग में नहीं दिखाया, वो क्योंकि मैं लगा के देख रही थी। तो वो टोटल 100 में से नंबर है, वैसे टोटल 200 में से दिखा रहा था वो, क्योंकि मैंने पार्ट वाला छोड़ दिया था। और मैंने 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश की थी कि 1 घंटे में
पार्ट ए सॉल्व कर लूँ, तो मेरे इतने नंबर आए थे। ये सब मैं इसी को फॉलो कर लूँ, क्योंकि मैं लगभग 4 से 5 महीने से तैयारी कर रही हूँ। 2 महीने से तो मैं यूट्यूब पे भी आप देख रहे होगे, मैं रीत+बी की तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले मैं 4 से 5 महीने से पहले से मैंने रीत+बी की ही मेन तैयारी करनी स्टार्ट करी है। इसके अलावा देखो मैंने KVS का रिटर्न दे रखा है, उसमें मेरे 141 नंबर है। मेरे से बहुत बच्चे KVS के बारे में भी पूछते हैं। मैंने KVS की बना कर डाली थी कि मैंने कैसे तैयारी करी थी, और सबकी डाल दूँगी। लेकिन अभी टारगेट मेरा इस पे है, रीत+बी के लिए। तो अभी तो मैं मेन इसी की तैयारी कर रही हूँ। और इसके अलावा भी मतलब CTET मैंने दे रखा है, तो ये तो सब CTET तो जो KVS और रीत+बी देगा। अगर KVS के लिए पूछा है, अभी मैंने EVS की बनाई थी, और किसी सब्जेक्ट की बनानी होगी तो मैं बना दूँगी, बता देना। थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि टाइम नहीं रहता, क्योंकि यहाँ मैं अकेले रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो घर के बहुत सारे काम होते हैं, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो घर के बहुत सारे काम होता है। उसके बाद मुझे पढ़ना भी होता है 7 से 8 घंटे, फिर मैं स्टडी व्लॉग बनाती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता। तो जैसे भी टाइम मिलेगा मैं बना दूँगी। अब बहुत लोगों ने पूछा था इसमें एज क्या है। देखो मैं PRT की बता रही हूँ, बाकी किसी की मुझे नहीं पता। मैक्सिमम एज क्या है जनरल वालों के लिए 30 साल है। कोई बच्चा 30 साल से, कोई लड़की लड़का 30 साल से ऊपर है, वो पेपर PRT का नहीं दे सकता जनरल में। और अगर वो OBC है, वो भी दिल्ली का OBC, उसमें शायद 2 साल और रिलैक्सेशन है, 32 मान लो। और SC का मुझे SC में आई थिंक 35 साल है। SC कहीं का भी लग जाएगा, SC UP का हो, सब जगह हो। OBC से दिल्ली का चलेगा। तो जनरल के लिए 30 साल। मैं भी, मेरी कैटेगरी वैसे बेसिकली OBC है, बट UP से है मेरी कैटेगरी, और मैं जनरल में काउंट होंगी। तो आई हैव 3 ईयर है मेरे पास अभी। तो मेरी 27 साल एज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 27 की, मैं 26 की हूँ अभी। नेक्स्ट मंथ मेरी 27 कंप्लीट हो जाएगी, तो अभी मेरे पास 3 साल हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी, जो वही 100 नंबर की आती है। ये सबसे ज़्यादा सबको ये इसी से डर लगता है, पार्ट बी के 100 नंबर से। अभी पार्ट ए का मैं बता चुकी हूँ, ये मैं पार्ट बी के लिए बता रही हूँ, जो PRT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और मैं उसके लिए भी बता सकती हूँ जो बच्चे मैथ की तैयारी कर रहे हैं पार्ट बी की, क्योंकि मैंने इस बार B.Ed भर दिया है, तो मैं भी कभी कभी इसका देखते रहती हूँ पार्ट, क्योंकि अभी मेरी B.Ed कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर कोई मैथ का पार्ट बी के लिए पूछेगा तो मैं बता दूँगी क्या क्या पढ़ने चाहिए, क्योंकि मैंने एक पेपर लगा के देखा था, क्योंकि मैं इस बार B.Ed कर रही हूँ, उसके लिए B.Ed चाहिए, और मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर अभी चल रहा है। तो पार्ट बी का भी मैं मैथ की तैयारी अभी स्पेसिफिक तो तैयारी नहीं करी, लेकिन मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ वो मैं बता दूँगी, कहाँ से मैं सोची हूँ कि पढ़ना चाहिए, या कैसे मैं तैयारी करती अगर मैं पेपर देती तो। क्योंकि अगर मेरी B.Ed कंप्लीट हो जाती तो मैं PRT का ना दे के मैथ वाला देती, ऑब्वियसली उसमें तनख्वाह ज़्यादा है तो वो ही देती। लेकिन अभी मेरी B.Ed कंप्लीट नहीं हुई है, BTC कंप्लीट है, तो मैं करंटली रीत+बी PRT की तैयारी कर रही हूँ। अब देखो, जो तुमने CTET में पढ़ रखा उसका तो रिवीजन कर लो, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। अगर तुम सोचोगे CTET का पढ़ के तुम्हारा हो जाएगा, तो नहीं है। तो देखो CTP में एक तो साइकोलॉजी आती है, पेडागोजी आती है। अब मैं क्या पढ़ रही हूँ, देखो मैं NIOS पढ़ रही हूँ। देखा होगा आपने, मैं डेली मुझसे बहुत लोगों ने NIOS को नोट्स कैसे बनाए, काफ़ी लोगों ने पूछा था। देखो मेरा 502 ब्लॉक कंप्लीट हो गया, 506 हो गया, और 7 भी 3 ब्लॉक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें 16 यूनिट हैं, इसमें आई थिंक 12 हैं, और इसमें 13 हैं, एक में 12 है। तो ये मैं सारी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और पढ़ने इसी सीक्वेंस में, पहले 502 पढ़ना है, फिर 506, 507, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मुझसे किसने कहा था कि आप अपने नोट शेयर कर दो। देखो मैं इंग्लिश में बनाती हूँ, हर कोई इंग्लिश हिंदी में वो होता है। अब NIOS पढ़ें कैसे, मैं एक वीडियो बना दूँगी 1 यूनिट की, 502 की फर्स्ट यूनिट का मैं एक बना दूँगी, मैं कैसे पढ़ रही हूँ। और देखो मेरे पे पढ़ाना, मतलब पढ़ा तो मैं दूंगी, लेकिन मेरे पे कोई एपरेटस नहीं है, तो मैं बुक में से PDF निकाल दूंगी, क्योंकि मेरे पे कोई पढ़ाने का वो नहीं है। तो मैं 502 की यूनिट 1 पढ़ा दूंगी। आप बता देना मैंने कैसे पढ़ाया, अगर अच्छा लगेगा तो मैं उसे आगे कंटिन्यू करूँगी। उससे मेरा बेनिफिट क्या है कि मेरा रिवीजन हो जाएगा, और आपको जो कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा NIOS का, वो मिल जाएगा। और मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर दूँगी। अगर यूनिट 1 में पढ़ा के बता दूँगी मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, एक बार उसे देख लेना। इसके बाद 509 मैं कर रही हूँ, चल रही है मेरी 500 यूनिट की एक वीडियो कम। और इसके बाद ये सारे मैं करूँगी, 1 2 3 4 5, ये सारे करना है। और 501 सबसे लास्ट में करना है। अगर आपको खुद से तैयारी करनी है, सबसे लास्ट में ये करना, स्टार्टिंग 502 से करनी है। मैं फर्स्ट यूनिट के इसके बना दूंगी, बता दूंगी, एक बार देख लेना। अगर आपको इंटरेस्ट आया तो कंटिन्यू देख लेना, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, मैं नहीं बता। अगर यहाँ से स्टार्टिंग करने से वो लग रहा है कि NIOS कैसे पढ़ें, देखो 100 नंबर का पेपर ये सब NIOS से उठा के देते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा। तो मैंने पेपर लगाया भी था, फर्स्ट में मेरे 150 नंबर आए थे, और अभी तो मैंने 3 NIOS कंप्लीट करे थे, तब 150 आए थे। अब मैं सारे कर लूँगी तो और भी ज़्यादा आएंगे।
और वैसे 150 नंबरों पे मत जाओ क्योंकि पेपर ही आसान था। खैर जिन्होंने दिया था वो पेपर आसान था, अगर उसमें 170 भी आ जाते तो भी ठीक था। वो पेपर आसान दिया था इन्होंने। और अगर स्टार्टिंग करनी है कहीं से तो क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी साइकोलॉजी वाली, जो साइकोलॉजी वाली की लगी हुई है वो कर लो। और क्लास 11th की एनसीईआरटी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, 12th की नहीं हुई मेरी अभी। तो अगर 11th की पूछनी है मैं कैसे पढ़ रही हूँ तो वो भी बता दूँगी। 502 ब्लॉक की यूनिट 1 तो मैं बता दूँगी, आप नोट्स बना के देख लेना। और मैं बोलूँगी हिंदी में, दिखाऊंगी इंग्लिश में, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ, मेरे से हिंदी में नहीं पढ़ा जाता। तो ये मेरा टारगेट है कि मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, ऐसे तैयारी कर रही हूँ। मुझे 2 महीने हो, 2 नहीं 4 से 5 महीने हो गए, 2 महीने से तो मैं स्टडी ब्लॉग कंटिन्यूस डाली हूँ, उससे पहले से मैं पढ़ रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।